नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले फेज का मतदान होने में ही कुल 10-11 दिन का समय बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का होगा। 4 जून को तो रिजल्ट ही आ जाएंगे और जून के पहले पखवाड़े में देश का अगला प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर लेगा और उम्मीद यही है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को एक सलाह दे डाली है और ये सलाह क्या है? पीटीआई के साथ उनका इंटरव्यू था। उनका कहना ये था कि साहब इस चुनाव में भी अगर प्रदर्शन खराब रहे तो राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए। उनका कहना यह था कि 10 साल की नाकामी के बावजूद राहुल गांधी ना तो खुद हटे हैं, यानी पार्टी का अगवा बने हुए हैं 10 साल की नाकामी के बावजूद, और ना ही वो किसी और को पार्टी चलाने दे रहे हैं। अब अभी हाल में मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने कैमरों पर रोते पीटते हुए तो देखा ही है। मेरा तो सम्मान ही नहीं है, मुझे तो धकिया देते हैं। तो भाई आप तो एक कठपुतली अध्यक्ष बनाए गए थे केवल इसलिए क्योंकि एक प्रेशर पड़ रहा था गांधी परिवार पर कि भाई आप लगातार नाकाम हो रहे हैं और फिर भी संगठन पर वर्चस्व कायम किए हुए हैं, किसी और को आगे आने भी नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने वो G23 बन गया था। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, एक-एक करके जो राहुल गांधी की अपनी कोठरी में हुआ करते थे, जितिन प्रसाद से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ करके चले गए थे। तो एक प्रेशर था। इसलिए जैसे मनमोहन सिंह को 2004 में प्रधानमंत्री बना दिया गया था और बताया नहीं गया कि आप ही प्रधानमंत्री हैं, और 10 साल तक उनको बनाए रखा गया, और उनके साथ जो कुछ हुआ वो अब इतिहास की बातें हैं। मैडम सोनिया गांधी ही सारे फैसले करती थी या उनके पुत्र और पुत्री ही सब कुछ देखते थे? मनमोहन सिंह नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे। इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन अब खड़गे को भी लगने लगा है कि उनकी तो फजीहत हो रही है। एक्चुअल में तो जो लीडरशिप है वो गांधी खानदान के पास ही है। उन्हीं को वर्कर और नेता जो है महत्व देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि साहब 2024 के जो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस की उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं निकलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद ना तो राजनीति से अलग हुए और ना ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनने दे रहे हैं। मेरी नज़र में, यानी प्रशांत किशोर की नज़र में, ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। यानी डेमोक्रेसी के डेमोक्रेट डेमोक्रेसी की हत्या की बात करते रहते हैं ना माँ बेटा, और बेटी भी करती है अब तो। तो लोकतंत्र की अगर कोई हत्या कर रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर तो ये परिवार है। प्रशांत किशोर का कहना ये है कि साहब राहुल गांधी पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए करने देना चाहिए, जैसे आपकी माँ ने किया था। उनका कहना है कि
राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने क्या किया? 1991 में वो एक तरीके से राजनीति से दूर हो गई थी और कांग्रेस की कमान उस समय पीवी नरसिम्हा राव को सौंप दी गई थी और उसका रिजल्ट सबको पता ही है। प्रशांत किशोर ने कुछ खरी-खरी सुनाई है राहुल गांधी को और चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय जब फर्स्ट फेज का मतदान ही अब मात्र 10-11 दिन दूर है, तब उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की जो लड़ाई है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। लेकिन उसके नेता क्या कर रहे हैं? वो मणिपुर और मेघालय के दौरे कर रहे हैं। अगर आप यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं जीतते, तो वायनाड से जीतने का क्या फायदा है? अकेले केरल जीत करके आप देश तो जीत नहीं सकते, केंद्र में सरकार तो आप बना नहीं सकते और इनका ये भी कहना था कि अमेठी को छोड़ देने का भी बहुत गलत संदेश जाने वाला है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने गृह राज्य गुजरात के साथ-साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना था। इसलिए क्योंकि आप भारत को तब तक नहीं जीत सकते, जब तक आप हिंदी पट्टी को नहीं जीतते या हिंदी पट्टी में मौजूदगी दर्ज नहीं कराते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि राहुल गांधी को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। दुनिया भर के अच्छे और बड़े नेताओं की एक विशेषता है, वो जानते हैं कि उनमें क्या कमी है। वे अपनी कमियों और खामियों को ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो लगता है कि वो तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मदद की जरूरत को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें सही लगता है, उसे पूरा कर सके और ये संभव नहीं है। यानी राहुल गांधी को जो ठीक लगता है, वही सलाह आदमी दे, तो ये कैसे संभव है? तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि राहुल गांधी ने 2019 में पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा था, लेकिन जो बोला वो किया नहीं। उनका कहना ये था कि सब तब इन्होंने लिखा था कि वो पीछे हट जाएंगे और किसी और को पार्टी की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा था, लिखा था, उसके विपरीत आचरण किया है। कांग्रेस और उसके समर्थक किसी भी व्यक्ति से बड़े नहीं हैं। राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए कि बार-बार विफलताओं के बावजूद वही पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। और चौथी अहम बात उन्होंने ये कही है कि राहुल के जो ये दावे हैं, जो वो सवाल उठाते हैं, चुनाव में हार के लिए कभी चुनाव आयोग के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी मीडिया पर आरोप मढ़ देते हैं। उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि आंशिक रूप से ये सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच तो नहीं हो सकता। 2014 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों से घट कर के 44 सीटों पर आ गई थी। तब तो वो सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न संस्थाओं पर भला क्या प्रभाव हो सकता है? बहुत कम प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वो विपक्ष में थी। दूसरे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झटका तब माना जाएगा जब उत्तर और पश्चिम भारत जो उसका इस समय गढ़ है, वहां विपक्ष खासकर कांग्रेस उसे कम से कम 100 सीटों पर हरा दे। हालांकि ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना यह था कि साहब भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नंबर 1 बनने जा रही है इस बार।
और तेलंगाना में वो या तो पहले नंबर पर की पार्टी बनने जा रही है या सेकंड नंबर पर रहने वाली है। और तमिलनाडु के बारे में प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, वो डबल डिजिट में पहुंचने वाला है। उनका ये भी कहना था इस इंटरव्यू में कि 543 लोकसभा सीटों में से तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल, इनमें मिलाकर के 204 सीटें हैं। 2014 और 2019 में इन सारे राज्यों को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। लेकिन विपक्ष की जो सुस्त और कमजोर रणनीति है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में भी और पूर्वी भारत में भी इस बार फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दो क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले पार्टी के वोट शेयर और सीट इस बार बढ़ने जा रही हैं। और ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पार्टी की एक्चुअल में पकड़ जो है वो कमजोर रही है। उनका कहना ये है कि साहब, विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के कई मौके गंवा दिए हैं। उनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हराया ही नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है, उसे रोकने की 3 संभावनाएं बनी थी। लेकिन सुस्त और गलत रणनीतियों के कारण तीनों मौके उसने गंवा दिए। अब ये 3 मौके कौन से हैं? प्रशांत किशोर का कहना यह है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। तब कांग्रेस इसका फायदा उठाने में विफल रही। 2015 और 2016 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी दौर काफी निराशाजनक रहा। असम को छोड़कर के वो कई राज्य विधानसभा चुनाव हार गई थी और 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन फिर से खराब रहा था। 2018 में भी भाजपा जो है वो कई राज्यों में हार गई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसे वापस आने का मौका दे दिया। यानी राहुल गांधी की जो लीडरशिप थी और राहुल गांधी जिस तरीके से राफेल, चौकीदार चोर और इस तरह की चीजों को अडानी अंबानी में ही उलझे हुए थे, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से बड़े आराम से सत्ता में आ गई। तीसरे, उन्होंने कहा कि 2020 में जो कोविड के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी अप्रूवल रेटिंग में गिरावट का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हार गई थी। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता चुनौती का सामना करने के बजाय अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, जिससे मोदी को राजनीतिक वापसी का मौका मिल गया। अगर आप कैच छोड़ते रहेंगे तो बल्लेबाज शतक बनाएगा, और खास तौर से अगर बल्लेबाज अच्छा हो। उन्होंने ये भी महत्वपूर्ण बात कही कि साहब, चूंकि आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, साथ ही हो रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि वहां जगन मोहन रेड्डी की वापसी बहुत मुश्किल है। उनकी हालत जो है वो भूपेश बघेल के जैसे होने वाली है। मुफ्त में बहुत सारी रेवड़ियां भूपेश बघेल ने भी बांटने की कोशिश की थी सत्ता में वापसी के लिए, और यही गलती जगन मोहन रेड्डी भी कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के लोगों को नौकरियां देने या रुके हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। तो प्रशांत किशोर का जो ये इंटरव्यू है, इसका लब्बो-लुआब क्या है? इसका लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस और विपक्ष अगर लगातार मात खा रहे हैं तो कमजोर लीडरशिप, कोई विजन ना होने की वजह से, और राहुल गांधी के पूरी तरीके से विफल और ना समझ होने की वजह से
भारतीय जनता पार्टी का एज है। ये प्रशांत किशोर का मानना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल का, वो बेजोड़ रहा है, बेदाग रहा है। और जो हम कहते हैं ना कि परिश्रम का जो एक पुरुषार्थ है, जो कठोर परिश्रम उन्होंने किया है, देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में, उसका कोई भी तोड़ जो है, वो विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकास के साथ-साथ विरासत को भी आगे लेकर के जा रहे हैं, ये भी एक मजबूत पक्ष है। प्रशांत किशोर ने वैसे 1-2 बातें बहुत मार्के की कही हैं। उन्होंने कहा है कि साहब, ये जो कांग्रेस और विपक्ष के नेता कॉस्मेटिक चेंजेज करते रहते हैं। सीडब्ल्यूसी में बदलाव कर दिया, पीसीसी में बदलाव कर दिया, इसकी जगह उसको लगा दिया। बोला इससे कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जो कामयाबी के मूल मंत्र हैं, जो उनका तौर तरीका है, जो उनका स्ट्रक्चर्स है, जो कैसे काम करते हैं, वर्कर से कनेक्ट कैसे करते हैं, जनता से कैसे जुड़ते हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ये सीखने की ज़रूरत है। जो विपक्ष जो है पूरी तरीके से लैग कर रहा है। और लगातार विफलता के कारण क्या हैं, इस पर मंथन करने के बजाय ये दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। जैसे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, चुनाव आयोग पर फोड़ दिया, न्यायपालिका पर फोड़ दिया, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन अपनी कमियां क्या हैं, इन पर विचार करने को तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।